हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कविता क्या है, जो निबंध था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बारे में अच्छे से देखा। हमारे सिलेबस के अंदर दो निबंध दे रखे हैं, एक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और दूसरा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो शिरीष के फूल। दो ही निबंध है। आज हम इस क्लास के अंदर शिरीष के फूल जो निबंध है, जो हमारे कल्पलता नाम का जो एक निबंध संग्रह है इनका, कल्पलता कल्पलता उसके अंदर संग्रहित है। यानी ये निबंध का संग्रह है कल्पलता, उसके अंदर ये संग्रहित है। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो देखा था कविता क्या है, उसको 3 क्लासों के अंदर हमने अच्छे से कवर किया था और जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। आज इस क्लास के अंदर जो सीरीज के फूल है इसको हम अच्छे से देखेंगे, तो इनको हम 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास के अंदर जितना होगा वो करेंगे, फिर दूसरी क्लास के अंदर जो पीछे रह गया वो और उसके जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम देख लेंगे। पीछे जो जितनी भी क्लासें थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जाकर उसको आप अच्छे से देख सकते हो कंटिन्यू। वहां पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कर रहे हैं। वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे जो निबंध है शिरीष के फूल, तो शिरीष के फूल जो निबंध है वो हमारे इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते मैं आपको बता दूं कि जैसे शिरीष के फूल विधा है, यानी मतलब निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। शिरीष के फूल निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में रखना है। थोड़ा लेखक परिचय देख लेते हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके बारे में। वैसे इनके बारे में मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर अच्छे से बताया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम है वो था वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित 1957 ईस्वी, यानी 1957 ईस्वी इनको पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, तो ये अलग अलग जो पुरस्कार है तो इनको पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, तो एक पद्म श्री होता है, तो ये ध्यान में रखना आपको। जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था, ये महत्वपूर्ण डेट है इनकी। ठीक है, जन्म वाले 1907, 19 अगस्त याद ना रहे तो 1907 तो आपको याद रखनी है, 1907 है वो इनकी जन्म भी। श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964, आर्त दुबे का छपरा जिला बलिया यूपी। अब देखिए आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये संवत की वैसे जरूरत नहीं है, ये आर्त दुबे का छपरा जिला बलिया यूपी में हुआ था। बाकी आज का जो आरपीसी है उसका ट्रेंड देखे तो आपको ये संवत भी याद रखनी है, श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964, क्योंकि आरपीसी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है, वो कुछ भी पूछ सकती है। पहले वाले के हिसाब से तो 1907 इतना याद कर ले तो भी काफी था। पिता की बात करें तो श्री अनमोल द्विवेदी, माता श्रीमती ज्योतिषमती है। तो ये तो सिर्फ इनको आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा इनसे पूछते नहीं है। मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर से, तो एक तो हमारे सामने 1907 वाली डेट और एक 1979 वाली, ये दो डेट हो गई। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। आलोचनात्मक इनके जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये सारे। जो महत्वपूर्ण जो चीजें वही यहाँ पर मैंने ली है, कचरा है वो फालतू का ऐड करके क्लास को लंबी बनाने की कोशिश नहीं की है, तो आपको एक एक पॉइंटों पे अच्छे से ध्यान रखना है। 1940 ईस्वी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण है इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। मोस्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में है। निबंध संग्रह की बात करें, अशोक के फूल 1948 ईस्वी,
कल्पलता 1951 ईस्वी, हमारे जो कल्पलता उसी के अंदर ये सीरीज के फूल है, सीरीज के फूल। तो ये कल्पलता हमारा है, उसी के अंदर ये हमारा सीरीज का फूल है, वो एड है, जो निबंध है कल्पलता में। तो आपसे पूछा जाएगा इस कल्पलता का जो प्रकाशन है 1951 ईस्वी में, ये निबंधों का एक संग्रह है। आगे देखिए, विचार और वितरक 1957 ईस्वी, ये सारे निबंध संग्रह। विचार पर्व 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था, तो ये मोस्ट हो जाता है। वैसे हमने जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार पढ़े थे, वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी अलग एक में क्लास ली है। तो आलोक पर्व है 1972 ईस्वी में, जिसपे इनको 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बात करते हैं इनके उपन्यासों की। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, रामदास का पोथा 1976 ईस्वी। अब संपूर्ण रचनाओं का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से 11 खंडों में। देखिए इनके जो संपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से एक ग्रंथावली में 11 खंडों में किया गया। ठीक है, अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दोनों द्विवेदी द्विवेदी है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इनकी जो संकलन है ना, वो 15 भागों में है। कितने भागों में? 15 भागों में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जो ग्रंथों का जो संकलन किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, उसको 15 खंडों में, और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ग्रंथावली वो 11 खंडों में। तो अलग अलग है दोनों, द्विवेदी के हिसाब से आप कंफ्यूजन मत होना, अच्छे से इनको याद करना। दूसरी बात करें कि आपको जैसे इनके जो निबंध है, इनकी जो रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारी रचनाएं आपको याद रहती है, इनकी निबंध याद रहते हैं, निबंध संग्रह याद रहते, इनके उपन्यास याद रहते। पर दिक्कत कहाँ हो जाती है, इसके जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ है, दिक्कत यहां हो जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। अब वहां पर जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा आगे लिखा हुआ होगा उपन्यास, चारुचंद्र लेख आगे लिखा होगा उपन्यास, पुनर्वा आगे लिखा हुआ उपन्यास, फिर आएगा आलोक पर्व आगे लिखा हुआ उपन्यास। अब आपको सभी के आगे उपन्यास लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा 3 थे। एक मैंने आलोक पर्व बोला था, तो आलोक पर्व क्या है, वो उपन्यास नहीं है। तो ऐसे आपको असंगत के हिसाब से छांटना होता है, तो इनको अलग अलग याद करना है। एग्जाम में हर चीजें याद होती है, सिर्फ उसको व्यवस्थित ढंग से याद करके नहीं जाते, फिर ये कंफ्यूजन होता है। आगे देखो, सीरीज के फूल जो निबंध है उसका सारांश देखते हैं। कल्पलता में संकलित ललित निबंध है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। जो सीरीज के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कल्पलता नाम का जो निबंध का संग्रह है उसके अंदर संकलित है, और ये एक ललित निबंध है। हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग, यानी इसके अंदर हास्य और व्यंग्य जो शैली होती है उसका प्रयोग किया गया। आपसे पूछेगा सीरीज के फूल निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है, तो हास्य व्यंग्य शैली, आलोचनात्मक शैली, गद्य शैली, तो अलग अलग आपसे पूछेगा, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से इसमें हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। उसे इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, यानी किसको, जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद जी, कह रहा उसे इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। यानी इसके अंदर हमारा जो सीरीज का फूल है, इस सीरीज के फूल के हिसाब से गांधी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसको किसकी याद आती है, महात्मा गांधी की। यानी उस सीरीज के फूल को देखकर उसके जो लक्षण और जो व्यवहार है वो हमारे महात्मा गांधी से मिलते जुलते थे, तो लेखक वहां बैठा हुआ है और उसको उस गांधी की याद आ जाती है। निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज के फूल की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में घुसता है। देखिए निबंध है, उस निबंध की शुरुआत है, यानी जहां लेखक बैठा हुआ है उसके चारों ओर है वो सीरीज के फूल, जो यानी सीरीज के जो पेड़ है वो है। तो ये कह रहा है निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज के फूल की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, यानी शुरुआत करता है लेखक तो सीरीज के जो
पेड़ है उस पेड़ को देखता है और उसके कोमल फूल आए और उस कोमल फूलों की वो सुंदरता को देखता हुआ भाव विभोर होता है। फिर उसे भेद कर यानी उसके आगे बढ़ता है, उसके इतिहास में, फिर इतिहास में चला जाता है और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में घुसता है। ये अलग अलग जो स्टेप है इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए, आपसे ये लाइनें देकर पूछ लेगा। ठीक है, तो पहले वो क्या है, शिरीष के फूल की कोमलता को देखता है, फिर इतिहास में जाता है, फिर मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास में चला जाता है। उसका मानना है कि योगी की बिना किसी से जुड़ी शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सच्चे कवि होने की एकमात्र शर्त है। ये कह रहा है कि योगी की बिना किसी से जुड़े शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना ही सच्चे कवि की क्या है, महत्वपूर्ण एकमात्र शर्त है। तो ये मोस्ट हो जाती है लाइन, आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछेगा कि सच्चे कवि होने की एकमात्र शर्त क्या है, तो ये कह रहा है योगी की बिना किसी से जुड़ी शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता ही उसकी साथ उपलब्ध होना एक सच्ची वो कवि की एकमात्र शर्त है। तो इसको आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है। लेखक शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर लेख लिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो निबंध है इस निबंध में से बीच में से लाइनें उठाकर ही क्वेश्चन बनाएंगे। समझ रहे हो आप, यानी इस निबंध में से ज्यादा कुछ नहीं, जो साधारण सी बातें, सिंपल सी बातें, जो आप एक बार इसको निबंध को पढ़ोगे तो निबंध की भाषा एक सरल शुद्ध है, तो पढ़ते ही आपको इसे भी समझ में आ जाएगा। पर दिक्कत यह होती है कि एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है, तो वो क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं कर पाते। लेखक है वो शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर लेख लिख रहा है, यानी आपसे पूछेगा जो शिरीष के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ बैठकर लिख रहे या लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है, तो ये आएगा पेड़ों के समूह के बीच बैठकर, यानी पेड़ों का समूह है, चारों ओर पेड़ है और उन समूहों के बीच में बैठकर ये लिख रहा है। जेठ की गर्मी से धरती जल रही है, आपसे पूछेगा महीना कौन सा है, तो जेठ का महीना है। जेठ के महीने में शिरीष के फूल जो निबंध लिखा गया वो जेठ का महीना था। धरती जल रही है, शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है, गर्मी में कम ही फूल खिलते हैं। यानी का मतलब शिरीष का जो पेड़ है वो हमें देखा है कि गर्मियों में ज्यादातर जो पेड़ होते उनके फूल नहीं लगते, सारे फूल जड़ जाते, पत्तियां जड़ी हुई रहती है, मुरझाए हुए रहते। पर ये कह रहा है जेठ की गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी होते हुए भी शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है, गर्मी में कम ही फूल लगते, गर्मी में कम फूल लगते। अमलतास केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है, ये मोस्ट हो जाती है लाइन। आपसे पूछेगा कवि वो कौन सा पेड़ है जो 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है, तो वो अमलतास है। वहां पर आप देखो कि शिरीष के फूल पढ़ के आए हो तो वहां पर शिरीष के फूल भी ऑप्शन में होगा, तो शिरीष का फूल वहां नहीं करना है। ये कह रहा है कि अमलतास केवल 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है। कबीरदास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है। 10 दिन के लिए फूल खिलना किस कवि को पसंद नहीं है, किस आदमी को या किस लेखक को पसंद नहीं है, तो वहां पर आपको कबीरदास करना है। आपके हजारी प्रसाद नाम आएगा, शिरीष का फूल है तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां नहीं करना है। देखो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। कबीरदास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है, जो 10 दिन के लिए फूल खिले फिर झड़ जाए। शिरीष में फूल लंबे समय तक रहते हैं। शिरीष का जो फूल है, जो शिरीष का पेड़ है, तो इसके अंदर क्या है, फूल है वो लंबे समय तक रहते हैं। वे आगे देखो, वे बसंत में खिलते हैं तथा भादो माह तक फूले रहते हैं, फूलते रहते। अब देखिए जो शिरीष के फूल है उसकी बात हो रही है कि शिरीष के जो अमलतास है कबीरदास को उसके फूल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि वो 10-15 दिनों के लिए ही फूलता है, तो 10-15 दिनों के लिए जो फूलता है वो कबीरदास को पसंद नहीं है, और वो कौन सा, अमलतास है। और हमारे जो शिरीष का फूल है वो शिरीष का फूल है उसमें लंबे टाइम तक फूल रहते हैं और ये बसंत में खिलते हैं, बसंत में खिलते और भादो माह तक फूलते रहते हैं। यानी शिरीष के फूल है वो कहां से कहां तक खिले हुए रहते, तो बसंत से लेकर भादो माह तक वो खिले हुए रहते। और जेठ की भीषण गर्मी है उसमें भी वहां पर फूल आए हुए हैं, तो बसंत में खिलते तथा भादो माह तक फूले रहते। भीषण गर्मी और लू में भी ये शिरीष अवधूत की तरह जीवन का मंत्र पढ़ता रहता है। ये मोस्ट है। शिरीष के फूल को या शिरीष के पेड़ को किसके समान माना है, तो अवधूत के समान माना है, जो फक्कड़ हो, जिससे को किसी की चिंता ना हो, ना सर्दी गर्मी
ठीक है, मान सम्मान किसी प्रकार की, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ पहनना है नहीं पहनना, यानी वो एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है, उसको आगे पीछे का कोई मतलब ना हो, तो अवधूत माना है। शिरीष के जो फूल है उसको क्या है, उसका जीवन अवधूत की तरह है। तो आपसे पूछेंगे शिरीष को किसके समान बताया गया, अवधूत के। शिरीष के वृक्ष बड़े व छायादार होते हैं। शिरीष का कोई छोटा पेड़ नहीं होता, बड़े होते और छायादार होते। पुराने रईस मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लगाया करते थे, यानी पुराने जमाने में शिरीष के पेड़ को कौन लगाया करते थे, तो मंगलजनक है वो शिरीष के वृक्षों को भी लगाया करते थे। वात्स्यायन कहते हैं, ये मोस्ट हो जाती है, यहां से लाइन सुनिए। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्षों में बकुल के पेड़ में झूला लगाना चाहिए। वात्स्यायन ने कौन से पेड़ में झूला लगाने की बात कही है, तो बकुल का जो पेड़ है उसके अंदर झूला लगाना चाहिए। अब देखिए, हम शिरीष का फूल जो निबंध है वो पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, तो शिरीष का जो फूल है वो तो हमारे दिमाग में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, क्योंकि ये तो मेन मुख्य है। अब वहां पर जैसे अमलतास, बगुल ये नाम आए, तो इनको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि ऑप्शन में शिरीष का फूल रहेगा, तो वहां कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अमलतास है उसके फूल 10-15 दिनों के लिए लगते, जो हमारा शिरीष है उसके फूल लंबे टाइम तक लगते। और वात्स्यायन ने है ना वो कहा है कि आपको जो छायादार वर्षों में जो बकुल का पेड़ है उसके झूला लगाना चाहिए। तो वात्स्यायन ने किस पेड़ के लिए झूला लगाने की बात कही, तो बकुल के पेड़ के। लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है, लेखक है वो शिरीष को भी उपयुक्त मानता है, कहने का मतलब वात्स्यायन ने तो कहा है कि झूला है वो बकुल के पेड़ के लगाना, परंतु जो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कह रहे हैं कि जो शिरीष का पेड़ है वो भी उपयुक्त है फूल जो झूला लगाने के लिए। ठीक है, तो लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। शिरीष की डालें कमजोर होती है। अब शिरीष की जो डाल है वो थोड़ी कमजोर होती है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है, ये मोस्ट हो जाती है लाइन। शिरीष के फूल को कौन से साहित्य में कोमल माना गया, या शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया, कोमल माना गया, कठोर माना गया, ठीक है, लंबा माना गया, ठीक है, इस प्रकार कैसे भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो शिरीष का फूल है उसको संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया। कालिदास ने लिखा है कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। ये भी लाइन मोस्ट है। कालिदास का क्या मानना है कि जो शिरीष के फूल है वो इतने कोमल है, जो संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य में लिखा गया है कि जो शिरीष के फूल है वो कोमल होते हैं, पर उसके लिए कालिदास ने क्या लिखा है कि जो शिरीष के फूल है वो भौरों, जो भौरे होते वो भौरे जब आकर फूलों पे बैठते, तो ये कह रहा है भौरों के पैरों का दबाव भी सहन कर सकता है, अगर पक्षी आकर उस पर बैठ जाए तो उसका दबाव वो सहन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो इतना कोमल है, पर इसके फलों की मजबूती नहीं देखी, वह तभी स्थान छोड़ते जब उन्हें धकेला जाता है। फूल तो इतने कोमल है कि अगर भंवरे के अलावा पक्षी आकर बैठ जाए तो उसका वो वजन सहन नहीं कर पाते, और इनके जो फल है वो इतने मजबूत है कि वो पहले लगे हुए रहते, जब दूसरे फल आ जाते तो भी वो वहां चिपके हुए रहते, जगह नहीं छोड़ते। ये कह रहा है स्थान नहीं छोड़ते, उन्हें जब धक्का नहीं दिया जाता, यानी कोई जैसे ढीठ आदमी होता है ना, चाहे उसको कितनी बेइज्जती कर दो, कितना ही कुछ उसको बोल दो, वो नहीं मानता है, फिर उसको धक्का देकर जब हम निकालते हैं तब वो ये मानता है। तो यही कह रहा है कि जो शिरीष के जो फल है ना वो इतने मजबूत है कि जो दूसरे वाले फल जब आएंगे तो वो कहने का मतलब वो आकर उनको धक्का लगाएंगे तभी वो जगह छोड़ेंगे, तब तक वो लगे ही रहेंगे। लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो समय को नहीं पहचानते, यानी लेखक क्या कह रहा है कि लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो नेता है, जिस प्रकार एक पार्टी में चुनाव होते हैं तो चुनाव में जब वो हार जाते हैं तो भी वो उस जो सत्ता है ना उस कुर्सी को छोड़ने का वो मन नहीं करता है उनका, कि उसके चिपके हुए रहते, फिर उसको धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता है ऐसा। तो लेखक कह रहा है कि तो अब आपसे पूछा जाएगा जो शिरीष का जो फल है उसको किसके समान बताया गया है, तो नेताओं के समान बताया गया है।
ठीक है। नेताओं की तुलना किससे की गई है? शिरीष के फल से की गई है। अब वहां पर आएगा शिरीष का फल, शिरीष का फूल, शिरीष का पेड़, तो वहां पर शिरीष के फल से की गई है, पेड़ से फूल से नहीं की। तो ये छोटी छोटी बातें वही तो आपको ध्यान में रखनी है। तो लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो समय को नहीं पहचानते तथा धक्का देने पर ही पद को छोड़ते हैं। लेखक सोचता है कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। लेखक क्या है यहाँ पर व्यंग्य कह रहा है, क्योंकि हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि ये जो पुराने की जो लिप्सा है ना, हमारी कोई पुरानी चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, तब उसका हमारे को छोड़ने का जो समय आता है तो भी हम उसको नहीं छोड़ पाते। तो ये कह रहा लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, यानी हमारे को समय देखकर सावधान हो जाना चाहिए कि अब इसको छोड़ने का समय आ गया है। जिस प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारा ये जीवन है, तो इस जीवन से भी इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि इस पे कब्जा करके रखते हैं, ये मेरा है, ये वो तेरा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लिप्सा है वो खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि जितने भी जो साहित्य लिखे गए उस साहित्य में कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, हमने पीछे पढ़ा है, कविता हो गई, तो इनका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि इनसे मनोरंजन हो, उनसे एक हमारा एक उद्देश्य भी होना चाहिए। जो समाज में जो कुरीतियां, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनका भी उनसे समाधान होना चाहिए। तो लेखक यहाँ पर यही तो कह रहा है कि जो अधिकार लिप्सा ये समझाना चाह रहा है उसके पेड़ के माध्यम से, उस पेड़ के माध्यम से जो शिरीष का फूल है, कि जो ये नेताओं में या जो भी समाज है उसमें जो ये पुराने की जो चिपक कर रहने की जो भावना है ना, ये जो लिप्सा है, हमारी लालसा है, ये लालसा खत्म क्यों नहीं होती है। लेखक को शिरीष बच्चे के मन की तरह लगता है, मोस्ट है लाइन। लेखक को शिरीष कैसा लगता है? बच्चे के मन की तरह। लेखक को शिरीष बच्चे के मन की तरह लगता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। शिरीष है वो मस्त, जो गर्मी होती है, मच गर्मी होती है, जेठ का महीना था, जेठ के महीने में जो गर्मी पड़ती है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि जेठ के महीने को ऐसे ही जेठ नहीं कहते, बड़े बड़े होते हैं ना वो भी घूंघट निकाल के चलते हैं। आप देखना जब जेठ का महीना होता है तो सारे लोग है ना वो दुपट्टा लगाए हुए रहते हैं, इतनी लू जो गर्म हवाएं चलती है, तो इसीलिए उसको जेठ बोलते हैं। जब भी जेठ सामने आ जाता है तो लड़कियां क्या घूंघट निकाल लेती है। तो यही कहानी ये है। तो ये कह रहा है कि एक वनस्पति शास्त्री उसने कहा था कि वायुमंडल से अपना रस लेता है, क्योंकि जो गर्मी वाला मौसम होता है उस गर्मी वाले मौसम के अंदर सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए रहते हैं, पानी की कमी रहती है वायुमंडल में भी, क्योंकि सारा वाष्प बन के गर्मी से उड़ जाता है। फिर भी ये क्या कह रहा है, एक वनस्पति शास्त्री ने बताया है कि जो शिरीष है ये वायुमंडल से वो अपना जो पानी है उसको खींचता है, अपने भोजन को खींचता है, वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कर्णाट राज की प्रिया वज्जिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि व व्यास को ही कवि माना। मोस्ट है ये। कर्णाट राज की जो प्रिया है वज्जिका देवी, उसने किनको कवि माना है? तो वहां पर नाम आएगा ब्रह्मा, वाल्मीकि, व्यास, आगे तुलसीदास नाम आ जाए, सूरदास नाम आ जाए, कोई भी नाम दे दे वो, ठीक है। तो वो जो कर्णाट राज की जो प्रिया वज्जिका देवी है उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को, वाल्मीकि को और व्यास को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ बनने की जरूरत है। फक्कड़ किसको बोलते हैं? फक्कड़ जिसके पास कुछ ना हो, फक्कड़ उसे बोला जाता है जिसके पास कुछ ना हो। तो ये कह रहा है लेखक क्या मानता है, लेखक का क्या मानना है कवि के संदर्भ में, यानी जो फक्कड़ बनेगा वही कवि बन सकता है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया, राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, यानी शकुंतला उसका वर्णन कालिदास ने किया है, शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया। और राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत ने क्या किया है, शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें हर बार उसमें कमी महसूस होती थी। काफी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल लगाना भूल गए। मोस्ट है ये। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था, उसे कमी नजर आ रही थी, किस कारण से? तो कहने का मतलब उसको उसके कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए थे, शिरीष का फूल लगाना भूल गए थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रविंद्रनाथ में भी थी। ऐसी प्रकृति, कौन सी प्रकृति? जो ये जैसे राजा दुष्यंत ने जो चित्र बनाया है, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। आगे देखिए, आज देश में मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर है, ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, गांधी जी भी रह सके थे।
लेखक जब शिरीष की ओर देखता है तो हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो देखिए, आज देश में मारकाट, यानी देश का जो वर्णन कर रहा है लेखक, मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि बवंडर है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है, यानी कहने का मतलब चारों ओर मारकाट है, आगजनी है, लूटपाट है, तो ऐसे के अंदर कोई आदमी स्थिर कैसे रह सकता है, एक जगह टिक कर कैसे रह सकता है, क्योंकि वो तो बेचैन रहता है। स्थिर रह सका है, शिरीष रह सका है, कहने का मतलब शिरीष है वो इतना, क्योंकि जैसे माहौल जेठ का महीना है, चारों ओर धूप है, गर्मी है, फिर भी शिरीष का फूल है वो मस्त खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं, तो ये कहने का मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ऐसा माहौल देश में इस प्रकार का अगर माहौल हो जाए तो हर आदमी है वो बेचैन रहता है, परंतु शिरीष इस प्रकार का वायुमंडल हो रखा है फिर भी वो मस्त है। गांधी जी भी रह सकते थे, यानी उस टाइम जब इतिहास में परिवर्तन आ रहा था, देश की आजादी, जो स्वतंत्रता की लड़ाइयां हो रही थी, तो मारकाट, आगजनी, लूटपाट हो रही थी, फिर भी वहां पर गांधी जी मस्त थे। कैसे? शिरीष के पेड़ की तरह। शिरीष का जो फूल है वो एक कोमल और मस्त खिला हुआ है, तो उसके प्रकार गांधी को बताया। लेखक जब शिरीष की ओर देखता है, लेखक जब शिरीष के पेड़ की ओर देखता है तो हुक उठती है, उसके मन में एक ऐसा भाव आता है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यहाँ गांधी की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो अवधूत है ना, वो अवधूत किसे माना है, तो वो अवधूत गांधी को, महात्मा गांधी है उसको कहा है। अब है शिरीष के फूल की मूल जो निबंध है उसमें से जो और महत्वपूर्ण जो पॉइंट, काफी पॉइंट तो इसके अंदर आगे, फिर भी और कोई पॉइंट महत्वपूर्ण जो बचते उसको हम आगे देखेंगे। तो वो जो पॉइंट बचते वो मूल जो सारांश है इसका वो देख लेंगे, और फिर इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपके मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। जितना मैंने इसको जो निबंधों को अच्छे से पढ़ाया, अगर इतने पॉइंट आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।